अरे हम खुद को कर गए उपकारियों के रास्ते, रात भर चलता रहो दूसरों के वास्ते, रोशनी जग को दिखाता ही रहा अंधियार में, मिट गया पर नाम अपना कर गया संसार में। कामना हम सब की है जीवन सिंह जी का सम्मान हो और इनके दिल के मानिंदे ही सभी के दिलों में अरमान हो। और जीवन दादा संघर्ष करो, जीवन दादा संघर्ष करो, हम दिलों की एक ही धड़कन जीवन सिंह, जीवन सिंह। और मध्य प्रदेश का एक एक गैंग, मध्य प्रदेश का एक एक गैंग। सभी विराज जाए आप जीजा वगैरह सब विराज जाए, आप सब यहाँ भीड़ भाड़ न करें। जिस घड़ी का जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई है। आप सब जिसको सुनना चाहते थे, आप सबके चहेते, हम सबके लाडले लाखों युवा दिलों की धड़कन दादा जीवन सिंह जी, जोरदार तालियों से। पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति व्यवस्था का परिचय दे। हम बैठ के सुनेंगे, बैठ के बात करेंगे। हम बैठ के बात करने आए तो पहले बैठना सीखो। सब पहले बैठ जाओ, आवाज जारी हो। भाई मानते हो तो बैठ जाना, भाई नहीं मानते तो बोले खड़े रहो, कोई तकलीफ नहीं। जो जो भाई मानते ना वो बैठ जाएंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, बैठ के सुनेंगे, आराम से बात करेंगे। हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने आए, अपनी बातों को रखने आए और अपनी बातों को सरकारों के सामने मनवाने आए। तो आप सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उसको बैठ के सुने, क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे तो पीछे वाले को कुछ दिख नहीं रहा है। समझो बात को और बैठ जाओ नीचे। सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन, प्रातः स्मरणीय बजरंग बली के चरणों में नमन, और माँ बगलामुखी के वहां से हमें एक देवी के रूप में जो 31 तारीख से लगातार पद यात्राएं करी, उनके साथ बहुत सारे भाइयों करी है। जितने भी कर्णी सैनिकों ने पद यात्रा के माध्यम से, जन जागृति यात्रा के माध्यम से जो हमसे ज्यादा मेहनत करी है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। तो देवी रूपी हमारी बहन है, इसके चरण छू के, इसके पैर धो के आगे की शुरुआत करते हैं। हम कुर्सी लाओ यार, एक कुर्सी मंगा लोट कटने हैं। ये गुड़िया है दादा, आगे 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 आगे। हाँ ना, एक एक करके पदार्थ जाओ। पानी मंगाना भैया, बैठो, मुझे निकाल दो बेटा। अब धुआं कहीं में गया, पानी की बाटला ले लो, कहीं नीचे है रखवा को। हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले माननीय जीवन सिंह जी एवं अतिथि हमारी सुहाना भाई साहब का चरण धो रहे हैं। सुहाना भाई साहब जो कि 12 वर्ष की नन्ही बालिका पैदल चलकर शाजापुर जिले से भोपाल तक पहुंची है। यह नन्ही मुन्नी गुड़िया जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है और पैदल पैदल चलकर मां करणी का आशीर्वाद लेकर आज इस जन सैलाब में उपस्थित हुई है। मेरे सभी साथियों, हमारे जीवन दादा चरण धो रहे हैं बालिका के। मंच पर हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं। माननीय दादा महिपाल सिंह जी मकराना, माननीय दादा राज सिंह जी शेखावत साहब, मंजीत दादा, उमेश सिंह जी, जीवन दादा, हमारे पूरी
टीम के सभी माननीय सम्मानीय अतिथि आदरणीय रविंद्र दादा, आप सबके युवाओं के दिलों की धड़कन रविंद्र सिंह जी, सभी अतिथि हमारे बीच में मंच पर है। राज शेखावत साहब और मकराना साहब नन्ही बालिका के चरण वंदना कर रहे हैं। ये हर्षवर्धन बना कोई, हर्षवर्धन सोलंकी बदनावर से हो, मंच के पीछे आ जाए। तो बोलो जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। इन करो, इन करो, वंदे वंदे। आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ महिलाएं विराजमान हैं तो धक्का धूम नहीं करे। मैं सुबह भी एक भाई पे इसलिए नाराज हो रहा था कि वहां से जो रास्ता है, उस रास्ते से जिस बहन ने आपके लिए 31 तारीख से पद यात्राएं करी, उसको आने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जा रहा था, खाली इधर कूदने के लिए। वो सुहाना भाई साहब पूरे लोगों में दब चुकी थी, वो कोई अनहोनी नहीं हो जाए। पर आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि उस बहन ने आपके लिए इतना त्याग किया है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, उसको आपको पलकों पे लेके आना था और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो। ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते, न कभी हमारे संस्कार थे। जो हमारे लिए उंगली कटाता ना, हम उसके लिए गर्दन कटाते। हो तो हमारी बहन है, पैदल चल के आई है, उसके लिए हम रास्ता नहीं दे पाए, इसलिए वो विवाद हो रहा था। और वो विवाद करने वाले लोग आपके नहीं थे, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपका और कौन पराया है। सबसे पहली बात, अभी प्रशासन की तरफ से वापस खबर आई है कि 4 बजे के आप कार्यक्रम को थोड़ा डिले करें। हम हमारे अधिकारियों को लेके बैठ रहे हैं, आपकी सारी मांगों पे डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी पूरी कर सकेंगे आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लो, हम सारी पूरी करेंगे। तो ये आपकी जीत है कि आपके पास लोग आए, और जो गद्दार थे ना वो चल के गए थे और वो चल के आए हैं। ये फर्क होता है स्वाभिमानी में और गद्दार में। आप लोगों के स्वाभिमान की जीत है ये कि वो चल के आपके पास आएंगे, आपको चल के उनके पास नहीं जाना है। आपकी बात करने आपके बीच में आना पड़ा उनको, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए कि घंटे 2 घंटे में। और उनकी जो भी डिस्कस है आईपीएस अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, तो लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो अनशन का कार्यक्रम है, मैं यहीं बैठ के अनशन पे बैठूंगा, जो अभी तक बैठा हूँ। अनशन जारी रहेगा, अनशन समाप्त नहीं है, नहीं आंदोलन समाप्त है। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग थे हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है। इस वजह से हमारे कई एसटी भाई हमसे दूर हो गए। जिनके परिवारों ने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल ओबीसी या एसटी की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से।
जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा जाए। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट में परिवर्तन। ST/SC एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है, जांच का प्रावधान नहीं है। यदि आपकी किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उसको मुकदमा ही दर्ज नहीं है। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट की तर्ज पर जनरल OBC एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि ST/SC वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, वैसे ही जनरल OBC के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल OBC एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय, अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए? बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर FIR भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी ST/SC की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या OBC के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी FIR तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी ST/SC की जो महिला है वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके लटका देना चाहिए चौराहे पे, पर वो का वो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो उसकी भी गर्दन काट के चौराहे पे लटकानी चाहिए, ना कि न्याय देने से मिलेगा। पैसे देने से बात दबाई जाती है, न्याय नहीं दिया जाता। पैसे लेना मात्र से न्याय नहीं मिलता है। खाली आप उसको बोल रहे हो हम तुमको पैसे दे रहे, पैसे के लिए कल भी ST/SC वाले नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे। वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय। और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, न कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। EWS में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो EWS का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे EWS परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए। और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे EWS वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। EWS के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे? तुमको नहीं लेंगे, वापस दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं हम पदों में वृद्धि? क्यों मांग रहे हैं?
कहा के सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं बढ़ावा रहा, आई समझ में है बढ़ावा रहा। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहां कम से कम टीचर की व्यवस्था है, और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। भर्ती कानून बनाया जाए, ये सातवीं मांग है हमारी। ये कोरोना काल के पहले से जब से सरकार बनी बिगड़ी, आपको पता है 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं है। आई क्या भर्ती? सारे युवा मेहनत करते रहे और क्या मिला? एक वैकेंसी नहीं निकली, और लोगों ने बोल दिया कि तुम नाकार हो, तुम निकम्मे हो। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मी है। वो बच्चे फेल नहीं हुए, वो सरकारें फेल हुई। क्यों फेल हुई? कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में, और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसियां निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जो उम्र होती है कि 28 साल में अवरेज हो जाएगा, वो 28 साल के और अवरेज होके उनको बाहर फेंक दिया। ये तो करणी सेना परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष डिसाइड करे सरकार के इतने वैकेंसी हम निकालेंगे, और प्रति वर्ष नियमानुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बनाया जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। 8वीं मांग है, मध्य प्रदेश में जहां जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनकी भी हमारे पास एक मांग आई थी, ज्वलंत मांग थी, हाथों हाथी आई थी। तो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए। वह मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है, और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करणी सेना परिवार लड़े, ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव से। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके, और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस हो। मतलब क्या पूछ रहे हो? केंद्र और राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। तो आपकी जीत पहले ही हो गई है, ये मुद्दा आपका पूरा हो गया। जो 9वीं मांग है, 3 वर्ष की छूट पूरे राज्य में मिल चुकी है आपको। पहले ही जब हमने आंदोलन करा था, बीच में ही आपकी मांग पहले पूरी कर दी गई थी, उसके बाद सारे षड्यंत्र चालू हुए। ये मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई है। अब 10वीं मांग बहुत बड़ी है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018, जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी संविदा वो आ गए हैं, और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए।
इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोज व जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। अब इस बात को समझना, जितने भी आए अधिकतर किसान परिवार से है कि नहीं है? तो आराम से सुनना उस बात को कि किसान की स्थिति क्या है। क्या जब फसल अच्छी होती है तब उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज की, कितनी फसलें हैं, जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं। जब हमारे सोयाबीन 50 किलो बीघे के होंगे तो भाव 8,000 न 9,000 न, जब हमारे सोयाबीन 5 कुंटल बीघे के होंगे तो 3,000। तो जब तक आपकी फसलों के उचित मूल्य तय नहीं होंगे, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1+4 की कि एक आदमी के साथ 4 आदमी घर में रहते हैं। एक आदमी किसान होता है तो 4 उसका परिवार होता है। उसका ध्यान में रखते हुए, उसके लालन पोषण के लिए सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय किए जाए, क्योंकि किसान जो होता है पूरा का पूरा अपनी खेती पर निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस भरनी है तो गेहूं चना बेचना है या सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है। यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही वो लाएगा। बच्चे की पढ़ाई कराना है तो फसल पे निर्धारित है। बच्चे की शादी हुई तो या तो वो कर्जा उठाएगा या जमीन बेचेगा और शादी करेगा, क्योंकि हमारी फसलों के कभी हमें भाव इतने मिले ही नहीं कि हम सेविंग कर सकें। तो हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए, उनकी फसलों के भाव सही तरीके से तय किए जाए ताकि एक आम किसान अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। ये आप करते हैं। हेलो, खाद्य सामग्री रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाना जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि समाज आपसी सामंजस्य ना बने, मतलब आपसी जो सामंजस्य बिगड़ रहा है वो नहीं बिगड़े। हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे, तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और महापुरुष सभी के होते हैं, कोई जाति नहीं लगाई जाए उस पर। महापुरुषों को देश का लिखा जाए, राष्ट्र का लिखा जाए। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है पर उस पर कोई काम नहीं करता है। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनकी किताबें या उनके कपड़ों के बारे में सोचा गया कि गरीब है तो इसको स्कूल की ड्रेस दिला दे, कपड़े। जो स्वर्ण आयोग का काम होता है कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में सोचा जा सके। राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को अधिक अवसर दिए जाए। खाली उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे। तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं है, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है।
तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए ताकि वो नए लोग रोजगार पा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौशालाओं में जो भी समस्या आ रही, क्या समस्या मालूम, क्या समस्या है? पहले गौ माता के लिए 20 रुपए आते थे महीने के, आज 5 रुपए आ रहे हैं। 5 रुपए में गौ माता का पेट भर सकते हैं अपन? नहीं भर सकते। तो गौशालाओं में कम से कम जितना उनका खर्चा आता है उतना तो दिया जाए, और जो गौमूत्र और गोबर है उसको सरकार खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए। खाद सामग्री हो या गौमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अब एक मालूम तो है सही, अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं। पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि अनीति के द्वारा वो मुकदमे बनाए गए थे। वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन लोगों पे भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको प्राथमिकता दे और एक कोटा सेट करे कि हर राज्य का अलग अलग कोटा, इतने से इतने लोगों को हम लेंगे। हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके यहाँ नौकरी नहीं करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ नहीं। मांगे तो कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है पर ग्रेड नहीं बढ़ रही। मतलब आपको टीआई हो, एसआई हो, मतलब 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार ही लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है उसे उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए थी पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे उनको अधिकार नहीं मिल रहे वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिसकर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए। सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और प्राइवेट स्कूलों के मशीनरी स्कूलों की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तृत से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली सुधारी जाए। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 20, 25, 10। यदि आपके गांव में आपका सरकारी स्कूल अच्छा होगा, प्राइवेट से बेहतर होगा, तो आप आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाने थोड़ी भेजोगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? वहाँ अच्छे टीचर आएंगे, उसकी व्यवस्था सुधारेंगे, वहाँ के ड्रेस को सुधारेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, जब जाके वो प्राइवेट से अच्छा होगा। वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी तभी हम हमारे बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालेंगे। तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3000 रुपए महीने के भी बचेंगे ना तो साल के 36,000 बचते हैं। वो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी यदि सरकारें ये काम करती है। जबकि ये सरकारों के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आपकी राज्य की जनता को देना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, उसे मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी ये मौलिक कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पूरे देश को दिया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और जो उन स्कूलों की बात हो रही, प्राइवेट स्कूलों की, जहाँ महीने के 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सालाना फीस है, उनकी बात नहीं हो रही। जिनकी बेचारों की 1500, 2000 रुपए, 3000, 5000 फीस है, क्योंकि वो उनका इतना खर्चा भी आता है। जो छोटे स्कूल है उनकी की बात नहीं हो रही, जो बड़े स्कूल है उनकी बात हो रही है। जो बड़े स्कूल लाख लाख, 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उनकी जो फीस है उस पर नियंत्रण हो। जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है उसी के बात ही उनकी फीस हो।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर हॉरिजॉन्टल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया है, जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इसे 2017 के नियम के आधार पर हॉरिजॉन्टल विथ कंपार्टमेंट किया जावे, हॉरिजॉन्टल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे, प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावे। मध्य प्रदेश के समस्त संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालयों में सैनिक हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया जाए। तो जो सैनिक है, जो अपने देश पे अपने तिरंगे के लिए, अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते, उनके लिए यदि सरकारें इतना निस्ता पे आ रही है, इतनी तानाशाही कर रही है कि उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, उनके आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की नींव है, वही देश की शान है। तिरंगे के बाद सबसे कोई सम्मानित है तो देश का सैनिक है, जो अपना संपूर्ण देके इस देश की सुरक्षा करता है, इस मातृभूमि की सुरक्षा करता है, और आप और हम शांति से घर पे रहते हैं। तो उनको जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आरक्षण वैसा ही रखा जाए। और मैं तो बोलता हूँ सैनिकों को आरक्षण बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, वो ईमानदारी से देश सेवा करेंगे। 10% था 20% कर दो, पर उनको दो। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारी मांगे रखी आपके सामने। अब मेरी बात सुनो, जो उठ उठ के जा रहे हैं पानी पेशाब करने या कहीं भी, समझ जाओ ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चालू हुआ है। तो जाना मत, यहीं रुकना, ये आंदोलन अभी चालू हुआ है। आप रुकोगे तो लड़ाई मजबूत रहेगी, आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई आपके दम पे लड़ी जा रही है, आपके साथ लड़ी जा रही है। अब राज दादा और महिपाल दादा जो भी ये सरकारी बैंक और जो भी चीजें आई हैं, ये आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि अब हम जो मैं यहाँ बैठने वाला हूँ भूख हड़ताल पे, मैं तो सुबह से ही भूख हड़ताल पे हूँ, अब मैं बैठूंगा। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस आंदोलन को मजबूत करना है कि घर जाना है। यदि घर जाना हो तो आप पधार जाना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, पर यदि ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ है तो यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना मत। दोस्तों कोई भी जाएगा नहीं, अभी तक हमारी मांग